बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं मजदूरी कैसे करने जाऊंगा? बाबा, आप रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो, जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ, माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी माँ को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती। सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहाँ वो आसपास देखता है, उसे एक रेडी दिखाई देती है।
देवेश उसे लेकर आता है, जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी झोपड़ी चली गई। बेटी, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ से किसी ऊंचे स्तर पर लेकर जाना होगा। देवेश, महेश और मेघा तीनों शकुंतला को रेडी के साथ वहां से ऊंचाई पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से रेडी का संतुलन खराब हो जाता है और वो पानी के साथ बहने लगती है। पिताजी, पिताजी, माँ रेडी के साथ पानी में बहते हुए जा रही है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? अरे हम लोग भी डूब रहे हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी मेघा को एक बड़ी सी लकड़ी का सहारा मिलता है। वो उस लकड़ी के सहारे अपने पिता और भाई को भी बचा लेती है, जिसके बाद वो तीनों लकड़ी के सहारे तैरते हुए एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी लोग होते हैं। हे भगवान, मेरी 8 साल की बेटी थी, कहीं नजर नहीं आ रही। इस बाढ़ के कारण वो पता नहीं कहां पानी के साथ ही बहती चली गई। वहाँ सभी अपने परिवार को लेकर दुख में थे और यहाँ मेघा, देवेश, महेश तीनों शकुंतला के लिए फूट फूट कर रोने लगे थे। मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होंगी वो। क्या वो अभी जिंदा होंगी या नहीं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। महेश, मेघा और देवेश तीनों शकुंतला की राह देखते ही रह जाते हैं, लेकिन सरकारी आदमियों को भी शकुंतला की न तो लाश मिलती है और न ही उसका कोई अता पता, जिसके कारण अब उन्हें यही लगता है कि शकुंतला दुनिया में नहीं रही। इतनी बारिश हो रही है, माँ का तो कुछ पता नहीं। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देवेश और महेश दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बारिश के पानी की वजह से उनकी झोपड़ी बन ही नहीं पाती। बारिश बहुत जोरों से हो रही है, मैं यहाँ वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठी करती हूँ। मेघा पन्नियां इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़कर तैयार करती है, जिसे वो अपने पिता और भाई के ऊपर रखकर उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश करती है। और इसी के चलते महेश और देवेश झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें वो सब रहने लगते हैं। चलो, हमने जैसे तैसे करके अपने लिए मजबूत झोपड़ी तो बना ली। काश माँ और मिल जाती तो अच्छा होता। मेघा अफसोस करते हुए रो रही थी कि तभी उसे झोपड़ी के बाहर से अपनी माँ की आवाज आती है। मेघा, महेश, कहाँ हो तुम दोनों? मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? मेघा, ये तो माँ की आवाज है। मेघा जैसे ही झोपड़ी के बाहर आती है, वो बारिश में भीगते हुए अपनी माँ को खुद अपने पैरों पर चलकर आते हुए देखती है। माँ, आप चल सकती हो, आप हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। बहते बहते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप काम करने लगे थे। फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये भगवान का चमत्कार ही था। हमारी झोपड़ी भी टूट गई। भैया और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत झोपड़ी है। एक बूंद भी नहीं आ रहा अपनी झोपड़ी के अंदर। माँ, चलो हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। शकुंतला को सही सलामत देखकर महेश और देवेश दोनों बहुत खुश होते हैं। वो सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोपड़ी उनके काम आती है और वो उसी में अपना गुजारा करते हैं। बरसात खत्म होने के बाद महेश और देवेश दोनों मिलकर काम करते हैं और पैसे जोड़कर अपने लिए पक्का मकान बना लेते हैं, जिसके चलते अब शकुंतला भी अमीर घर की कोठियों में काम करके कुछ पैसे जोड़ती है और धीरे धीरे घर की परेशानियों को खत्म कर देती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राधे अपने गांव ओहमपुर में अपनी पत्नी कामिनी के साथ बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी अंजलि के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी राधे पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह राधे की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है।
उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका इलाज करवा सकता, इसीलिए उसे मजबूरन अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत तो देखिए, उसकी माँ का भी निधन हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से राधे की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन पहले से भी ज्यादा कठिन हो जाता है, इसीलिए वो दोनों मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे। राधे दिन रात जमींदार के खेत में काम करता, वहीं कामिनी सेठ के घर में साफ सफाई का काम करती। राधे, सर्दी बहुत करीब आ रही है और हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार ठंड का मौसम आ गया था और इस बार ठंडी बहुत ही कहर ढा रही थी, जिसकी वजह से ओहमपुर गांव के लोग बहुत ही डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत डर चुके थे। इस साल तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसमें तो काम पे जाने का भी दिल नहीं कर रहा। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, वरना जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और बाहर मत निकलना। मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम समय पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी और आप टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर कामिनी वहाँ से काम पर निकल जाती है और थोड़ी देर में सेठ के घर पहुँच जाती है। वहीं सेठ बाहर खड़ा अपने आदमियों पर चिल्ला रहा होता है। तभी उसकी नजर कामिनी पर पड़ती है और उसे देखकर सेठ कहता है, कामिनी, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? अब मेरे आदमियों को ही देख लो, वह सुबह 4 बजे के आए हुए हैं। लगता है तुम्हें काम की कीमत का अंदाजा नहीं है। अरे नहीं, वो असल में आज बहुत ज्यादा ठंड थी, इसीलिए आंख थोड़ी देर से खुली। लेकिन आप फिक्र मत करिए सेठ जी, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, देखते हैं, जल्दी करो, वरना आज तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत हैं मेरे पास। सेठ की ये बातें सुनकर कामिनी को बहुत दुख होता है। वहीं सामने से सेठ की बीवी आ जाती है और सेठ से कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हैं बेचारी को? एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से फिर भी वो बेचारी आई है काम पर। आखिर ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा भी दया नहीं आई क्या? अरे भाग्यवान, इन लोगों पर ज्यादा दया नहीं करना, वरना ये तो सर पे ही चढ़ जाते हैं। कामिनी ने अपनी बेटी का सोचते हुए कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप काम पर लग गई। उधर राधे सख्त ठंडी में अपना काम कर रहा था। जमींदार राधे और बाकी मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ राधे, ठंडी के मारे सुस्ताने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को काम से बचने के बस बहाने चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आज काम मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं नहीं पैसे देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम कर करके उसके हाथ और पैर अकड़ चुके थे, लेकिन उसे अपनी बेटी और बीवी की बहुत चिंता थी। है ऊपर वाले, ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है। ठंडी के कारण काम नहीं किया जा रहा, लेकिन मजबूरी है। शाम होने को थी। राधे काम मुकम्मल करके निकला तो था कि तभी जमींदार दोबारा से उसे काम का बोल देता है। ओए राधे सुन, आज ये काम पूरा करके जाना। आज ये काम पूरा ना हुआ तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी मालिक, आप फिक्र मत करें। उधर ओहमपुर गांव के लोगों का ठंड के मारे बुरा हाल था। गांव के चौपाल जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, वो सूना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घर में दुबके बैठे थे। अब तो आग ही उनका एक मतरा सहारा था। गांव का एक बुजुर्ग जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कोई न कोई उपाय बताता रहता था, इस बार भी गांव की चौपाल पर पहुंचा तो उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके बोला, इस साल ठंडी बहुत ज्यादा है। अगर हमने वक्त पर इसका उपाय न ढूंढा तो हम सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। हम सबको गांव से लकड़ियां जमा करके लानी होगी। हर घर में इसका जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा?
और जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। इतनी ठंड में भला कौन जाएगा। लेकिन बेटा, अगर हमने ये ना किया तो इस तरह गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें ही मिलकर कुछ करना होगा। फिर सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियाँ लाकर आग जलाएंगे, जिससे सर्दी से बचा जा सकता है। दिन ढल चुका था। राधे अपना काम करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए जमींदार जी, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपनी बेटी के लिए ठंड के कुछ कपड़े लेने हैं। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, पहले वो होने दो, फिर मिलेंगे तुम्हें पैसे। जमींदार की ये बातें सुनकर बेचारा राधे घर की तरफ लौट पड़ता है और राधे को घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। आजी, आप आ गए, इतनी देरी क्यों कर दी आपने? अरे भागी भाग, वो जमींदार ने रोक दिया था और मैंने फिर कुछ पैसे मांगे तो वो भी नहीं दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। अब सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ आग सेंक लो। फिर कामिनी अंजलि की बीमारी के बारे में बताती है। फिर राधे अंजलि के चेहरे की तरफ देखता है तो उसका चेहरा खांसी और सर्दी की वजह से पूरा लाल हो चुका था। इससे राधे चिंता से डूब गया। मैंने सोचा था आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन उन्होंने तो आज मुझ पर ही गुस्सा शुरू कर दिया। इन जिम्मेदार और सेठ जैसे लोगों को हमारे दुखों का क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं, हम गरीब लोग बेचारे, लेकिन ये लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझते। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से अंजलि की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। हे ऊपर वाले, हमारी बेटी को क्या हो गया? राधे देखो ना, इसे क्या हो रहा है? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम इसे देखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। राधे, आप जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ जाएं और थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो गया था और ठंडी भी अपने कहर ढा रही थी। राधे बहुत डरा हुआ था और इस ठंडी रात में वो डॉक्टर को लेने निकल जाता है और वह अभी थोड़ी ही दूर निकला था कि वहाँ बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और राधे चारों ओर बारिश में चिंता से फिर रहा था। उधर कामिनी की अपनी बेटी की हालत देखकर बुरा हाल हो रहा था। अंजलि की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर गर्म होता जा रहा था। जैसे तैसे राधे डॉक्टर के घर पर पहुंचता है। फिर उसकी बदकिस्मती तो देखो कि उस दिन डॉक्टर भी अपने घर पर नहीं था। उधर कामिनी इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी चीख उसे काली भयानक रात में गूंजकर सीधी राधे के कानों में पहुंचती है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि उससे सुनने वाले हर इंसान की रूह कांप जाती है। उसे सुनकर राधे फौरन अपने घर पर भागता है। हे ऊपर वाले, कामिनी इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही है? हे ऊपर वाले, कोई अनहोनी करना। बेचारा घबराया हुआ राधे घर पहुंचता है और उधर जाकर देखता है। क्या हुआ कामिनी? ये अंजलि की आंखें बंद क्यों है? बताओ मुझे कामिनी, क्या हुआ है? ऊपर वाले ने हमसे हमारे बच्चे छीन ली। मेरे बच्चे। बेचारी नन्ही सी जान अंजलि इस ठंडी को सह ना पाई। उसमें उसकी क्या गलती थी जो इस भयानक ठंडी ने उसको उसके परिवार से अलग कर दिया। बेचारे दोनों माँ बाप से उस ठंडी ने उनका सब कुछ छीन लिया। कामिनी की चीखें उस तेज बरसात के मौसम में पूरे ओहमपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो किसी की भी जान ले ले। अभी दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसका शोक मना रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही उस ठंड से नहीं बचा पाए। अगले दिन गांव वालों ने कामिनी और राधे को अपनी बेटी के साथ उनके घर पर पाया। वो सर्दी से जम चुके थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी, गोया उन्होंने भी अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो।
ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया।